15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समरकंद उज्बेकिस्तान में एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। संघाई सहयोग संगठन ये एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और हाल के दिनों में इसने असाधारण रूप से काम भी किया है और प्रगति भी की है। 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी। आज जो है एससीओ में 8 परमानेंट मेंबर्स हैं। इसके अलावा 4 इसके जो है ऑब्जर्वर स्टेट है, बहुत सारे जो है इसके संवाद भागीदार कंट्रीज हैं। तो देखा जाए 2001 में इसकी स्थापना के बाद से लेकर अभी तक एससीओ एक अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभर कर सामने आया है। आज की वीडियो में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी के भाग लेने के बाद क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है, भारत ने अपने स्तर पर क्या कहा है, अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं उसमें क्या कुछ बातचीत हुई है, और एंड में जो एससीओ के जो है एक समरकंद डिक्लेरेशन जो साइन हुआ है उसमें किन मुद्दों को सामने रखा गया है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। वीडियो के एंड में संघाई सहयोग संगठन के पर बेसिक डिटेल भी हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, जब हमें मेंस के लिए तैयारी करनी रहती है तो बहुत ज़्यादा कंटेंट हमें नहीं पढ़ना रहता। किसी टॉपिक पर 5 से 10 डायमेंशंस अगर आप कवर कर लेते हैं और उनको आप पॉइंट के फॉर्म में उत्तर में लिखते हैं तो आप एक बहुत अच्छा उत्तर लिख पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी तरीके से न्यूज़पेपर की कटिंग्स के माध्यम से हर एक पॉइंट पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए पॉइंट वाइज इस वीडियो को कवर करने वाले हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग रहने वाला है, अंत तक इसको जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया संघाई सहयोग संगठन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या कुछ कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एससीओ समिट 2022, राइट। और ये देखिए समिट इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि कोविड के बाद ये पहला ऐसा समिट हो रहा है जहाँ पर जो है फिजिकली लोग मतलब मिल रहे हैं। उससे पहले वर्चुअली जो है बैठकें होती रही थी। तो यहाँ पर देखिए जो पीएम मोदी है और जो चाइनीज प्रेसिडेंट है जिनपिंग, एक्चुअली वो पहली बार फेस टू फेस आए हैं जब एक स्टैंड ऑफ जो है इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। ना सिर्फ ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि जो यूक्रेन में वॉर के बाद जो रशियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी फेस टू फेस काफ़ी सारे वर्ल्ड लीडर के साथ आए हैं। और बेसिकली पाकिस्तान, रशिया, चाइना और भारत, ये 4 कंट्रीज जिनके हित कहीं ना कहीं डाइवर्स भी करते हैं और मिलते भी हैं, ये आमने सामने बैठे हैं। तो थोड़ा गर्मा गर्म होना इस बैठक का तो स्वाभाविक था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे मुद्दों पर काफ़ी बेहतर बातचीत हुई है। टेररिज्म को लेकर एक बहुत आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो है बात इस समिट में हुई है, तो उस पर भी जो है हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि मोदी जी ने इस समिट के अलावा भी, ठीक है, बायलैटरल मीटिंग्स भी की हैं। समिट में तो सब लोग एक साथ मिले, बायलैटरल मीटिंग्स में क्या होता है, जो एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ पर्सनली मिलते हैं। तो मोदी जी ने देखिए जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ जो है बातचीत की, ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ वो मिले हैं, उज्बेक के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मिले, यहाँ तक कि तुर्किश जो प्रेसिडेंट है उनके साथ में मिले हैं। तुर्की के साथ भारत के कभी भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन नहीं रहे हैं। तो इस संदर्भ में ये जो बायलैटरल मीटिंग हुई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, ऐसा रिपोर्ट्स बताती है। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि शायद उनके बीच में एक्सचेंज भी नहीं हुआ है, हैंडशेक वगैरह भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब थोड़ा सा अभी भी क्या है, संबंधों पर स्ट्रेन तो देखने को हमें मिलता है। तो देखिए जो ये मीटिंग थी इसमें मोदी जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हुए ये बताया है कि इंडिया 7.6% से जो है ग्रोथ करने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और अगर पूरे वर्ल्ड की फिलहाल देखी जाए जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं तो भारत काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। उन्होंने ये भी बोला कि आने के बाद वहाँ से जब वो वापस आ गए, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस भी है 17 सितंबर को, तो उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी प्रोडक्टिव मल्टीलेटरल और बायलैटरल जो एंगेजमेंट्स थे वो हुए थे, यानी कि हमने काफ़ी महत्वपूर्ण संवाद जो है इस बैठक के दौरान किया है। देयर आर सम पिक्चर्स जिनमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बेसिकली किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर सम फूड। इसके बाद देखिए
मोदी जी ने ये कहा है कि जो इंडिया है वो फोकस कर रहा है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल पर, यानी कि हमें ऐसा विकास करना है जो लोगों को केंद्र में रखता हो। ठीक है, हमें ऐसा विकास नहीं करना कि हम केवल जो है जीडीपी ग्रोथ की बात करते हो। हमें सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं करनी है, हमें बेसिकली एक ऐसा समावेशी विकास करना है जो सबको साथ लेकर चलता हो। साथ ही उन्होंने ये बोला है हम हर सेक्टर में इनोवेशन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। नवाचार को लेकर भारत काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें लगातार जो भारत की रैंक सुधर रही है, ये भी उस चीज़ को देखिए दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि भारत बहुत जल्दी एक मैन्युफैक्चरिंग हब में जो है परिवर्तित हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जो है बदल दिया जाए। तो जो हमारा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया अभियान है, उसका जो एक विजन है उसकी इंपॉर्टेंस ये यहाँ पर झलकाता है। तो भारत जो बात करता है कि पूरे विश्व को एक्सपोर्ट करना है, हमें अपने यहाँ उत्पादन करना है, इस चीज़ की महत्ता है। अगर सांस्कृतिक लेवल पे बात की जाए तो अगेन एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है उसको नॉमिनेट किया गया है पहला एससीओ टूरिज्म कल्चरल कैपिटल, यानी कि संघाई सहयोग संगठन का पहला जो है इस तरीके से नॉमिनेट कुछ हुआ है और वो दरअसल वाराणसी है। ठीक है, तो वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी के उस टाइम पे जो संबंध है, ये सिटी वैसे भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो प्रीलिम्स के लिहाज से इसको थोड़ा सा पढ़कर रखिएगा। इसके अलावा देखिए मोदी जी ने ये भी कहा है कि जो इंडिया है वो एक्चुअली बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहा है कि एक न्यू एससीओ वर्किंग ग्रुप बनाया जाए ट्रेडिशनल मेडिसिन पर। देखिए, इंडिया हमेशा से इस बात पर जोर देता है कि एलोपैथी के अलावा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथ है, सिद्धा है और हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, इन सब पर भी जोर देना चाहिए और इसको लेकर एससीओ में भी जो है उन्होंने बातचीत की है। देखिए, अप्रैल 2022 में इस चीज़ को लेकर काफ़ी अच्छी एक आप कह सकते हैं पहल हुई भी थी। WHO ने अपना जो ग्लोबल सेंटर था ट्रेडिशनल मेडिसिन का, वो देखिए गुजरात में इनोग्रेट किया था। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी भारत के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। ये एक ऐसा सेंटर होगा जहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा और इंडिया अब एक इनिशिएटिव ले रहा है कि हम एक संघाई सहयोग संगठन पे भी ऐसा वर्किंग ग्रुप बनाए जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर काम करे। ऐसा जो है प्रधानमंत्री जी ने समरकंद वाले जो समिट है उसमें बेसिकली बताया है। इसके बाद देखिए, जो पुतिन है रशियन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी जब मोदी जी के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि रशिया से इंडिया हम वीज़ा फ्री ट्रैवल की जो है शुरुआत कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, है ना, कि रशिया टू इंडिया वीज़ा फ्री अगर ट्रैवल हो जाए तो ये संबंधों की प्रगाढ़ता को काफ़ी दिखाता है। और आज के टाइम पे जब रशिया को लेकर एक नेगेटिव जो है एटमॉस्फेयर वर्ल्ड में है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के ऊपर जो एक तरीके से वॉर की सिचुएशन थोपी हुई है, उस टाइम पे इन दोनों का आपस में इस तरीके से प्रगाढ़ बायलैटरल चीज़ को दिखाना, ये दोनों संबंधों की गहराई को दिखाता है। लेकिन मोदी जी ने पुतिन से ये भी कहा है कि देखिए, ये जो एरा है ये युद्ध का नहीं है, हमें बातचीत से जो है मसले को हल करना चाहिए। तो युद्ध को लेकर भी उनको अपनी जो बात कहनी थी वो उन्होंने कही है। फिर यहाँ पर देखिए, इसके बाद मोदी जी ने ये कहा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ पर थे भी, और जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जो ट्रेड का एक ट्रांजिट है वो भारत को नहीं दिया जाता, रास्ता वो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो अरब कंट्रीज़ हैं वो, या फिर आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है, वहाँ तक पहुँच इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अफगानिस्तान में वो हमें जो है ज़मीन से सीधी आप कह सकते हैं पहुँच नहीं देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में उन्होंने ये कहा है कि गिव ईच अदर फुल ट्रांजिट राइट, एक दूसरे को आपने जो ट्रांजिट है उसका अधिकार देना ही होगा, इस पर बातचीत करना जरूरी है। लेकिन देखिए, सिर्फ मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से सब कुछ अच्छा हुआ हो ऐसा भी नहीं होता है। रशिया की जहां भारत के साथ भी बातचीत अच्छी हुई है, वहीं रशिया में देखिए जो पुतिन है उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमें गैस पाइपलाइन बना रहे थे पाकिस्तान के लिए, बेसिकली अभी भी वो कार्ड्स पे है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली प्लेस हो रहा है। दरअसल हुआ क्या था कि रशिया और जो पाकिस्तान है उन्होंने एग्रीमेंट किया था 2015 में कि करीब 1100 किलोमीटर
किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन बनाई जाएगी जो पाकिस्तान तक इंपोर्टेड लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस है उसको बेसिकली कराची जो है अरेबियन सी में वहाँ पर पहुँचाएगी और बेसिकली ये वहाँ पर क्या है पावर सप्लाई करेगी। तो ये अभी भी कार्ड्स पर है, इसको लेके काम भी चल रहा है। तो रशिया न सिर्फ भारत के साथ बल्कि पाकिस्तान के साथ भी अपने संबंधों को बनाए हुए है और चीन के साथ भी अपने संबंधों को बनाए हुए है। जैसे भारत भी आज रशिया के साथ साथ अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को बनाए हुए है। तो देखिए वर्ल्ड लेवल के डिप्लोमेसी में इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। हम किसी की एक तरफ होकर कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद देखिए क्योंकि मोदी जी ने ये कहा था कि ये एरा युद्ध का नहीं है, तो जितने भी आप कह सकते हैं यूएस मीडिया थी उन्होंने एक्चुअली मोदी जी को प्रेज किया है कि वॉर को लेके फाइनली उन्होंने कुछ बोला और उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि बातचीत से जो है मुद्दों को हल करना चाहिए। इसके बाद देखिए ये तो थी जो भारत के कंटेक्स्ट में सारी बात थी कि भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे प्रधानमंत्री ने, उन्होंने क्या कुछ कहा और दूसरे देशों के साथ उनकी क्या बातचीत हुई। फाइनली समिट के एंड में एक डिक्लेरेशन साइन होता है। क्योंकि ये समिट समरकंद में हुआ था तो डिक्लेरेशन का नाम समरकंद डिक्लेरेशन रखा गया है। समरकंद घोषणा, ये आप प्रीति के लिहाज से ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि समरकंद घोषणा किस जो है पर्सपेक्टिव में आपने देखा था। तो ये बेसिकली साइन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए यूक्रेन को मुद्दे को लेकर इंडिया ने यूएन का चार्टर इन्वोक किया था। यूएन का चार्टर ये कहता है कि हर देश को दूसरे देश की सॉवरेनिटी की, संप्रभुता की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही रहकर काम करना चाहिए। युद्ध वगैरह की परिस्थिति नहीं आने देनी चाहिए। भारत हमेशा से यूएन चार्टर को एक इन्वोक करते आया है पिछले 7-8 महीने में, लेकिन जब ज्वाइंट डिक्लेरेशन की बात आई तो उसमें इस यूएन चार्टर इन्वोक का कोई मेंशन नहीं था, तो थोड़ा सा सेफ प्ले किया है। लेकिन उसमें ये ज़रूर मेंशन किया था कि एक दूसरी कंट्री की बाउंड्रीज की हमें जो है सुरक्षा करने की और उसकी रिस्पेक्ट करने की काफ़ी ज़रूरत है। एक दूसरे की कंट्री की इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करने की हमें ज़रूरत है। इसके अलावा देखिए मैंने आपको बताया था कि टेररिज्म को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है चीज़ हुई है। तो एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज थे वो इस बात पर सहमत हुए हैं कि बेसिकली हम सब मिलके एक सिंगल लिस्ट बनाएंगे जितने भी बैंड टेररिस्ट हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, इनके जो ग्रुप हैं, इन सबको मिलाकर एक सिंगल लिस्ट बनाएंगे। भारत अपनी तरफ से देगा, चीन अपनी तरफ से देगा, रशिया अपनी तरफ से देगा, पाकिस्तान पता नहीं अपनी तरफ से किसे देगा। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें कोऑर्डिनेशन की बात की गई कि आतंकवाद के किसी भी रूपों की हम निंदा करते हैं, ऐसा कहा गया है। और आतंकवाद को रोकने के लिए, उसको टैकल करने के लिए हम सारे मेंबर कंट्रीज मिलके क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, आपस में ऐसे स्टैंडर्ड ऐसी बातचीत ऐसी चीज़ों से डेवलप करेंगे कि एक सिंगल लिस्ट बन जाए और फिर उसको लेकर इकट्ठे होकर काम करेंगे। इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट अगर इस पर फर्दर काम हो पाता है तो। मीटिंग के एंड में देखिए अब उज्बेकिस्तान में जो एससीओ की चेयर थी वो भारत के पास आ गई है, यानी कि अब इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, रोटेशन पे चलता रहता है। और अगले साल का जो एससीओ का समिट होगा उसकी भारत में होने की जो है बात हुई है। लेकिन पाकिस्तान जो कभी बाज नहीं आते हैं, उन्होंने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बाढ़ से वहाँ इतनी बुरी स्थिति है, उन्होंने अभी भी क्या है, पाकिस्तान नॉन कमिटल ऑन अटेंडिंग, तो वो नहीं कमिट करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चाइना के शी जिनपिंग और जो रशिया के पुतिन हैं उन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया है नेक्स्ट एससीओ जो है भारत में हेल्ड हो। और ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अब जो एससीओ के चेयरपर्सन हैं वो जो है भारत है, राइट। इसके बाद देखिए जो चाइना का न्यूज़पेपर है उनकी तरफ से काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे उन्होंने ये बताया है कि जो चाइना का ट्रेड है वो जो एससीओ मेंबर स्टेट है इनके साथ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, जंप कर रहा है। जनवरी अगस्त से हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें और ये बेसिकली रेजिलियंस और वर्टिलिटी दिखाता है रीजनल इकोनॉमीज में, यानी कि जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बेहतर तरीके से आपस में मिल के काम कर रही है, ये दिखाता है। इसका एंड में देखिए अभी आपको पता होगा, न्यूज़पेपर में आपने देखा भी होगा, अर्मेनिया और अजरबैजान संघर्ष चल रहा है, उनका बॉर्डर इश्यू है। उनका जो नागोन बाराखाफ वाला रीजन था उसको लेकर क्वेश्चन भी आया हुआ था यूपीएससी में, तो उसको लेकर भी जो अजरबैजान है उन्होंने बेसिकली पुतिन को बोला है कि अर्मेनिया में जो सिचुएशन है वो स्टेबलाइज है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के बीच में समझौते में रशिया का काफ़ी रोल रहता है। तो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि इस फ्रंट पर भी वर्ल्ड में जो है थोड़ा सा काम चल रहा है।
नाउ कम टू द बेसिक पॉइंट्स। इतना तो हमने ये पढ़ा जो मीटिंग में हुआ था। अभी एससीओ क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पहले इसका नाम संघाई 5 था, लेकिन 2001 में जब उज्बेकिस्तान इसके अंदर शामिल हो गया तो नाम चेंज कर दिया गया और संघाई 5 से बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया। 2017 में इसमें भारत और जो पाकिस्तान थे वो भी इसके सदस्य बन गए। 5 पहले थे, छठा उज्बेकिस्तान जुड़ गया, दूसरा भारत और पाकिस्तान जुड़ गया, तो टोटल मिला के 8 जो इसकी मेंबर कंट्रीज हो गई। हालांकि इसकी सदस्यता को एक्सपेंड करने की बात चल रही है और ईरान आने वाले टाइम में जो है इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए इसका उद्देश्य क्या था। राजनीतिक, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, इसमें अपने संबंधों को बढ़ावा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति और सुरक्षा और स्थिरता क्षेत्र में इसको बनाए रखना। देखिए ना सिर्फ ये अर्थव्यवस्था को लेके बात करते हैं बल्कि सिक्योरिटी को भी लेके बात करते हैं, इसलिए बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा इसको नाटो के प्रतिद्वंदी के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि ये इस रीजन की सिक्योरिटी को, सुरक्षा को लेकर भी बात करता है। हालांकि उस लेवल पर एससीओ अभी नहीं डेवलप हुआ है कि इसको नाटो का प्रतिद्वंदी माना जाए। यहाँ पर आप देखिए कि 21 साल जो है हो चुके हैं और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह ग्रो कर रहा है। 2001 की अगर बात करें तो रेड कलर से जो है वो मेंबर स्टेट है, येलो कलर से जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट है, और जो पर्पल कलर से दिखाई दे रहे हैं वो बेसिकली डायलॉग पार्टनर्स हैं। और बेसिकली ये दिखाए हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान, राइट, ये मेंबर बन चुके हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो कौन कौन थे? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, चाइना 2001 में। फिर 2014, 15, अब 22 की बात करें तो देखिए इतनी कंट्रीज बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन से किसी ना किसी तरीके से जुड़ गई है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था असाधारण प्रगति इस संस्था के द्वारा पिछले कुछ दिनों के अंदर दिखाई गई है, राइट। सदस्यता तो हमें पता चल गया 8 कंट्रीज है। संरचना कैसी? एक राष्ट्र प्रमुखों की परिषद है, ये क्या है? सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, सारे निर्णय वगैरह इसी के लेवल पे लिए जाते हैं। जैसे फिलहाल जो अभी एक हुआ था, जो फिलहाल हुआ है वो राष्ट्र प्रमुखों की परिषद ही हुई है। फिर एक शासन प्रमुखों की परिषद होती है, इसमें आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर वार्ता करके निर्णय लेते हैं। देखिए जब भी कोई संस्था होती है सारा काम एक लोग तो नहीं कर देते, एक पूरी टीम होती है, एक पूरी हायरार्की होती है। लाइक जैसे मैं जो वीडियोस बनाती हूँ मुझे ऊपर से जिस तरह के ऑर्डर्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। तो हर संस्था क्या एक हायरार्की की तरह काम करती है और आपको अपने से ऊपर वाले लोगों के आदेश का पालन करना रहता है। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर है वो तो राष्ट्र प्रमुखों की परिषद है, उनके नीचे फर्दर लेवल पर शासन प्रमुखों की परिषद है। ठीक है, और ये क्या है? शासन प्रमुखों की परिषद ये संगठन के बजट को लेकर निर्णय लेती है। फिर एक विदेश मंत्रियों की परिषद है। ठीक है, विदेश नीति से संबंधित दिन प्रतिदिन के मुद्दों से संबंधित निर्णय लेती है। फिर देखिए क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना भी है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये टेररिज्म को लेकर काम करती है। फिर एक सचिवालय है, तो देखिए हर डिपार्टमेंट का, हर संस्था का एक सचिवालय होता है जो सेक्रेटेरिएट वाले सारे जो है फंक्शंस करता है, तो ये है। इसके बाद अगर आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो अभी रशियन और चाइनीज ये दोनों लैंग्वेज जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इतना जो बेसिक डाटा है वो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये मुद्दा संपूर्ण तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या कुछ चल रहा है वर्ल्ड के लेवल पर और इंडिया कैसे अपने कद को बनाए रखे हुए है। बहुत जल्द मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।